डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ऑल ओके? यस। आज प्रैक्टिकल क्लास और इम्पोर्टेंट क्लास। कल मैंने बहुत सारा थियोरेटिकल बताने के बाद होल्ड कर दिया था कि हम प्रैक्टिकल की तरफ आज मूव नहीं कर रहे हैं, कल मूव करेंगे, और आज वो दिन आ गया है कि हमें इस पे प्रैक्टिकल की तरफ मूव करना पड़ेगा। चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि हम सभी चैप्टर्स में लिखते हैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड, इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं वो सारे टॉपिक्स देख लेते हैं क्या क्या आ रहे वाले। नंबर 1, इस चैप्टर में थ्योरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नंबर 2, रियलाइजेशन अकाउंट। नंबर 3, लोन दिया है फर्म ने पार्टनर को, और नंबर 4, लोन दिया है पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को। नंबर 5, एज यूजुअल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा की तरह। नंबर 6 एंड लास्ट, हमारा बैंक या कैश अकाउंट। इसमें बैलेंस शीट नहीं बन पाएगी, बताइए क्यों? क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो चुकी है और सारी असेट्स और लायबिलिटीज रियलाइज और पे मतलब खत्म हो चुकी हैं। तो जब असेट्स और लायबिलिटीज पे ऑफ कर दी, खत्म कर दी, तो उसके बाद क्या बैलेंस शीट बन पाएगी? बैलेंस शीट फिर बचेगी नहीं। तो बैलेंस शीट की वजह क्या बचेगा? कैश या बैंक अकाउंट। यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये रियलाइजेशन अकाउंट। इस चैप्टर की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है इसका रियलाइजेशन अकाउंट। लिख लिए टॉपिक्स आपने? चलिए, अभी सोनी आ गया हो फर्स्ट बेंच, फास्ट। डन। चलिए, एक नया पेज लिया मैंने और लिखा रियलाइजेशन अकाउंट। आज तक बनाते थे रिवैल्यूएशन, असेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू करते थे। भैया पहले 8 लाख की थी, अब 10 लाख की हो गई, पहले 6 लाख की थी, अब 4 लाख की रह गई। वैल्यू अप या डाउन चलता था असेट लायबिलिटीज में, इजी था। ये भी इजी है, लेकिन इसमें कंसेप्ट इतने सारे हैं कि उसे थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। और रियली बता रहा हूं, चैप्टर जब तक 2 बार नहीं पढ़ लोगे तब तक पकड़ में नहीं आएगा, कहीं ना कहीं गलतियां करते रहोगे। 2 टाइम्स रेगुलर पढ़ना है, एक बार खत्म किया और हाथों हाथ दोबारा रिवाइज करना है, गैप नहीं देना, तभी पकड़ में आएगा, अदरवाइज पकड़ में आना मुश्किल है। सर हार्ड है क्या? नहीं, हार्ड नहीं है, प्रैक्टिस मांगता है थोड़ी सी। चलिए, ये मेरी सेंटर पार्टीशन लाइन, ये मेरा पर्टिकुलर्स और अमाउंट का फॉर्मेट। सर साइज क्या रखें? मोर देन हाफ पेज। मैं नहीं लिख रहा पर्टिकुलर्स अमाउंट, डायरेक्टली लिखूंगा टू ऑल रियलाइजेबल असेट्स। एक्सेप्ट एक हैश का साइन। लिखना बंद कर दीजिए पूरी की तरह से, डोंट राइट, कोई नहीं लिखेगा।
केवल गर्दन ऊपर रखें, बोर्ड पे देखें, मेरी आवाज सुने और समझने की कोशिश करें और क्वेश्चन पूछने के लिए तैयार रहें। वैसे क्वेश्चन पूछने का मौका दूंगा नहीं मैं। आइए प्लीज। आप सब जानते हैं जब कोई बिजनेस बिक रहा होगा तो उसकी असेट्स सोल्ड आउट होंगी। मैं अभी सोल्ड आउट नहीं कर रहा हूं। सोल्ड आउट होने से पहले एक और काम होगा, उनके अकाउंट क्लोज होंगे। आई रिपीट, मैं बोल रहा हूं जब कोई बिजनेस बिक रहा है, खत्म हो रहा है, बंद हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, क्लोज हो रहा है, इन दैट केस सबसे पहले अकाउंट क्लोज होंगे सारे, उसके बाद असेट्स सोल्ड आउट होंगी और लायबिलिटीज का पे ऑफ होगा। यानी पेमेंट का काम बाद में है, पहले अकाउंट क्लोजिंग है। तो अकाउंट क्लोजिंग के लिए लिखा आपने टू ऑल रियलाइजेबल असेट्स। आपको मैं समझाना चाहूंगा, अगर आप इसे जर्नल एंट्री के थ्रू समझना चाहें तो जर्नल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल रियलाइजेबल असेट्स। आप इस रियलाइजेबल वर्ड को 1 मिनट के लिए भूल जाएं और असेट्स ही याद रखें बस केवल। असेट्स अकाउंट जर्नल में डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। जर्नल में क्रेडिट हो रहा है मतलब असेट्स खत्म हो रही है, क्योंकि असेट्स का नेचर क्या है, डेबिट होना है क्रेडिट होना। असेट्स का नेचर डेबिट होना है, असेट्स डेबिट में भरती हैं तो क्रेडिट में खत्म हो गया। हमने सारी असेट्स को खत्म कर दिया। सर कौन कौन सी असेट्स को खत्म किया? रियलाइजेबल, वो सारी असेट्स जिन्हें बाजार में बेचा जा सकता है। सेलेबल, रियलाइजेबल को आप अपनी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो? सेलेबल। क्या ये पोडियम रियलाइजेबल है? क्या बिक सकता है? हाथ में पैसा आ जाएगा, कबाड़ी को बेचेंगे तो भी? अरे एक्स खरीदेगा, वाई खरीदेगा, जेड खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा तो कबाड़ी तो खरीदेगा। रियलाइजेबल है या नहीं है? बिल्कुल है साहब। क्या ये मार्कर रियलाइजेबल है? वाई नॉट? क्यों नहीं है भाई? नो नो क्यों बोल रहे हो? किसी के इनके काम का होगा ये 10 रुपए दे देंगे, इनकी ज्यादा काम का है 50 रुपए देंगे, उनकी बहुत ज्यादा काम का 300 रुपए दे देंगी, इनके बिल्कुल काम का नहीं है ये 2 रुपए दे देंगे। कबाड़ी को तो बेचने की वैल्यू आई जी, 1 रुपया मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। रियलाइजेबल है, सेलेबल है, बिल्कुल है। ठीक है। फिर सर ऐसी कौन सी असेट्स है जो रियलाइजेबल नहीं होती? आप खुद देखो अपनी असेट साइड में कई चीजें ऐसी होती है जिनको जो नहीं बिकती। फिक्टिशियस असेट्स बिकती है क्या बताओ? आपकी बैलेंस शीट की असेट साइड में नीचे नीचे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, याद है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, पीएनएल का डेबिट बैलेंस। क्या ये सेलेबल है? क्या क्या लॉसेस बिकते हैं? जवाब है नहीं। तो लॉस जो फिक्टिशियस असेट है वो रियलाइजेबल नहीं है, हम उन्हें सोल्ड आउट नहीं कर सकते, तो वो यहां नहीं आएंगे, है ना? ठीक है। चलिए मैं आपके सामने लेके आता हूं बैलेंस शीट की कुछ चीजें और उनको मैं यहां लिखना शुरू करता हूं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला एक्सेप्ट, बोला ना? आइए उस एक्सेप्ट को फुलफिल कर लेते हैं, क्या क्या आता है। एक्सेप्ट कौन सा वाला? हैश वाला, हैश बनाया था ना अपन ने। वहां क्या क्या नहीं आएगा? कैश और बैंक नहीं आएगा, क्योंकि कैश और बैंक बाजार में नहीं बिकता। क्या कैश बिकता है क्या बाजार में? 100 रुपए बेच के 100 रुपए बिकता है क्या? तो जहां हम अभी बात कर रहे थे अपने रियलाइजेशन अकाउंट की, इस टू रियलाइजेबल असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग आएगी, हाँ। प्लांट मशीनरी आएगा, हाँ। फर्नीचर आएंगे, हाँ। इंटेंजिबल असेट्स आएंगी, हाँ। इंटेंजिबल भी आएंगी। फिक्टिशियस असेट नहीं आएगी, कैश और बैंक नहीं आएगा। ठीक है। गुडविल आएगी या नहीं आएगी? गुडविल बिल्कुल आएगी, सेलेबल असेट्स होती है। गुडविल इंटेंजिबल में आ गई ना? हाँ गुडविल आएगी, है ना? चलिए क्या क्या नहीं आएगा मैं बोल रहा हूं, एक्सेप्ट कैश और बैंक नहीं आएगा, फिक्टिशियस असेट्स नहीं आएंगी, फिक्टिशियस असेट्स नहीं आएंगी। जिनको फिक्टिशियस असेट्स में इश्यू नाम लिखूं, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस एक फिक्टिशियस असेट है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक फिक्टिशियस असेट है, और कोई भी एक्सपेंस असेट साइड में पाया जाए, है ना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ये सब फिक्टिशियस असेट्स ही थे, है ना? और मैं एक दो नाम लिख लेता हूं जो बहुत ज्यादा आते हैं, बाकी तो इसमें कुछ नहीं, बहुत सारे है ना। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, यस, नाइस। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ये सब नहीं आएंगे, है ना? और क्या नहीं आएगा बताता हूं प्लीज बोर्ड पे। बैलेंस शीट के असेट से वो चीजें
लिख रहे हैं हम यहाँ जो सेलेबल नहीं है, क्योंकि सेलेबल तो रियलाइजेबल असेट्स तो सारी आ जाएंगी, तो अगर नहीं आएगा वो मैं लिख रहा हूँ। पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट के नेगेटिव बैलेंस कभी कभी बैलेंस शीट में होते हैं, वो भी सेलेबल नहीं होंगे। क्या ये नहीं बाजार में बिक पाएंगे? मैं बताता हूं, एक मिनट एक मिनट। एक बैलेंस शीट है, उसके अंदर यहां टेंजिबल असेट्स हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, है ना, डेटर्स, स्टॉक, है ना, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, ये सब आ जाएंगे, है ना। ठीक है, वहां चले जाएंगे। इंटेंजिबल असेट्स हैं, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये भी सब आ जाएंगे। ठीक है, यहीं पर लिखा हुआ है कैश और बैंक, ये वहां पे नहीं जाएगा क्योंकि सेलेबल नहीं है। यहीं पे लिखी हुई है फिक्टिशियस असेट्स, ये भी सेलेबल नहीं है, ये भी नहीं जाएंगी रियलाइजेशन अकाउंट में, है ना। ठीक है, यहीं पे लिखा हुआ है पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट के बैलेंस। सर वैसे तो कैपिटल और करंट अकाउंट यहां होता है, लेकिन कई बार नेगेटिव बैलेंस हो तो इधर भी आ सकता है ना, तो ये भी नहीं जाएंगे, सेलेबल नहीं है। यहीं पे पार्टनर को हमने लोन दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है, पार्टनर को लोन दिया है, ये भी नहीं जाएगा, ये भी सेलेबल नहीं है। ये चारों चीजें बिकती नहीं है, तो जो रियलाइजेबल है, सेलेबल है, यही चीजें हैं वो जो कि वहां पर जाएंगी। तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा कि पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी नहीं जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इजी करता हूं, मैंने रायते फैला दी है। ये मेरा मेन अकाउंट है, रियलाइजेशन में 2 रियलाइजेबल असेट्स लिखनी है, इसके अंदर क्या क्या आएगा वो सुन लो। लैंड एंड बिल्डिंग आएगी, प्लांट एंड मशीनरी आएगी, फर्नीचर आएगा, इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आएंगे, कैश बैंक नहीं आएंगे, पार्टनर का लोन नहीं आएगा, पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट नहीं आएंगे, फिक्टिशियस असेट्स नहीं आएंगी, और पार्टनर का लोन अकाउंट नहीं आएगा। पॉजिटिव बैलेंस होता तो वो उधर आता है, अभी बाद में बात करेंगे, वो भी नहीं आएगा क्योंकि वो भी आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है, वहां आउटसाइड लाइबिलिटी लिखूंगा मैं, नहीं आएगा। जनरली तो लाइबिलिटी साइड का आइटम, मैं असेट साइड की बात कर रहा हूं अभी तक तो, है ना। अब आपकी मैं लाइबिलिटी साइड का भी आइटम ले रहा हूं। इस साइड क्या लिख रहा हूं बच्चा, बाय ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज एक्सेप्ट, एक साइन बना देता हूं यहां पे मैं, एट द रेट। ये एट द रेट मैंने ऐसे बनाया अपनी समझने के लिए, कुछ एट द रेट वाली लिस्टों को छोड़ करके बाकी सब यहां आ सकते हैं। अब आउटसाइड लाइबिलिटीज में कौन आ सकता है, लोन आ जाएगा, यस, क्रेडिटर आएंगे, यस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएंगे, यस। क्या नहीं आएगा वो मैं लिखने जा रहा हूं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा लाइन बना देता हूं। ठीक है, वही लाइन अभी मैं अगले पेज पे लेता हूं। पहले मैं इसकी एक जर्नल एंट्री बना लेता हूं, अभी जो मैंने पढ़ा है, ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटीज डेबिट हो गई, खत्म हो गई सारी, देख लो, टू रियलाइजेशन अकाउंट हो गई ना, अब अकाउंट क्लोज हो गए, सारी लाइबिलिटीज और सारी असेट्स। क्लियर है, आ जाओ वापस। अब वहां क्या क्या नहीं आएगा, एट द रेट एक्सेप्ट, क्या क्या नहीं आएगा, जनरल रिजर्व नहीं आएंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स नहीं आएंगे। सर क्या आता है वो बताओ ना। अजी भैया जिसको पैसे चुकाने वो आएंगे, क्या जनरल रिजर्व को, एक सेकंड, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड, अरे नहीं आ रहा समझ में, लो ना, ये रही बैलेंस शीट की एसेट, ये रही बैलेंस शीट की लायबिलिटीज। चलो आ जाओ इधर आओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट नहीं आएगा,
पार्टनर्स लोन अकाउंट नहीं आएगा, इनसाइड लाइबिलिटी है ना, आउटसाइड नहीं है ना, ठीक है। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, दुनिया भर के रिजर्व फंड नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, ठीक है। प्रोविजंस एंड अदर लाइबिलिटीज जो होती हैं वो आएंगी, ये आएंगे, ठीक है। सारे लोन्स और क्रेडिटर्स, लोन आएंगे, क्रेडिटर आएंगे, आउटस्टैंडिंग आएंगे, ये सब बाहर के लोग हैं, ये सब आएंगे, इनके सबका अकाउंट क्लोज करना, ये सब घर के लोग हैं, ये नहीं आएंगे। आउटसाइड लाइबिलिटीज आएंगी जिनका पेमेंट करना होता है। सर ये प्रोविजन का तो पेमेंट ही नहीं करना होता, मैं बताऊंगा क्यों आ रहा है प्रोविजन, उसका रीजन है, अकाउंट क्लोज करना है इसका भी, इसका पेमेंट नहीं करते पर अकाउंट क्लोज तो करेंगे इसका, ठीक है। और एक बार लिख देते हैं इसको, प्रोविजन रिजर्व आउटसाइड वाले आएंगे ना, एक सेकेंड, इसको अदर को मैं मिटाता हूं, प्रोविजन एंड रिजर्व आउटसाइड वाले, अगर किसी बाहर वाले के लिए हमने कोई प्रोविजन एंड रिजर्व बनाया है तो उसको तो पे करेंगे, लेकिन घर वाला जो जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड्स होते हैं वो नहीं आएंगे। ये बैलेंस शीट से कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, है ना। वापस पीछे आता हूं हल्का सा, मैं अलग अलग तीन तरीके समझा रहा हूं। जनरल रिजर्व नहीं आएंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स नहीं आएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल, करंट और लोन अकाउंट नहीं आएंगे, ठीक है। बस, और बस बाकी तो सब आ जाएंगे, यही करके लोग, बस बस बस, होल्ड। यहां तक आते आते आपका पारा ऊपर चढ़ जाता है धीरे धीरे। तीन तरीके से अलग अलग समझा रहा हूं, किसी को एक तरीके समझ में आएगा, किसी को दूसरे और किसी को तीसरे, और सबसे पहले मैं सबसे इजीएस्ट तरीका ले लेता हूं। हम क्या चाहते हैं, व्हाट यू वांट, बिजनेस को डिसॉल्व करना। डिसॉल्व करना है तो असेट्स बेच के पैसा ले आओ, लायबिलिटीज जिनको पेमेंट करना है पेमेंट कर दो। लेकिन हमारे साथ एक प्रॉब्लम क्या है, इस बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट के असेट साइड में सारी असेट्स ऐसी नहीं होती जिनसे पैसा रिकवर हो सके, कुछ असेट्स ऐसी भी होती है जिनसे पैसा रिकवर नहीं होता। तो जिनसे पैसा रिकवर हो सकता है, जिनसे पैसा रिकवर हो सकता है, जिनसे पैसा रिकवर हो सकता है, जो सेल हो सकती है, वही असेट्स लिखनी है यहाँ। तो लिख दिया टू ऑल सेलेबल असेट्स या रियलाइजेबल असेट्स, ठीक है। तो जो सेल नहीं हो सकती उनको यहां नहीं लिखना। अब कौन कौन सी सेल नहीं होती बैलेंस शीट में असेट्स, उनकी लिस्ट देख लो, ये लो, ये सेल नहीं होती साहब, ये सेल नहीं होती, कैश बिकता नहीं है, फिक्टिशियस एसेट्स बिकती नहीं है, पार्टनर्स का कैपिटल, करंट अकाउंट या लोन अकाउंट भी मार्केट में कोई नहीं खरीदता, बिकता नहीं है। तो सेलेबल सेलेबल लेनी है बस, केवल केवल, है ना, ठीक है। ऐसे यहां पर, सॉरी, ऐसे यहां पर जब लायबिलिटीज भी लोगे तो आउटसाइड लायबिलिटीज लेनी है जिनको पेमेंट बाहर वालों को करना है, घर वालों का नंबर बाद में आएगा, ठीक है। बाहर वालों को लेना है तो बाहर वाले लेंगे, घर वाले नहीं लेंगे। आइए, बाहर वालों के अलावा घर वाले कौन कौन से थे, ये रहे घर वाले सारे के सारे। जनरल रिजर्व पे किसका अधिकार है, पार्टनर्स का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पर पार्टनर का, पार्टनर्स कैपिटल, करंट और पार्टनर का लोन, सब पार्टनर की चीजें हैं, बाहर की चीजें नहीं है। बाहर की तो हमने सारी की सारी ले लेंगे, और बाहर की क्या क्या होती है वो मैं अगले पेज पे दिखा देता हूं आपको, बोर्ड पे। ये रहे पार्टनर के तीनों, ये तो नहीं लेंगे, और ये बाहर के ये रहे प्रोविजन रिजर्व बाहर वाले, लोन, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग बाहर वाले, इन सबका पेमेंट किया जाएगा। ऐसे असेट्स में ये लेंगे और ये सब नहीं लेंगे। मैंने तीन अलग अलग तरीके समझाए, बैलेंस शीट के फॉर्मेट से समझ लो या फिर इस टाइप से समझ लो कि इनको नहीं लेना, या फिर इस टाइप से यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है। तीन अलग अलग तरीकों से समझाने की कोशिश की गई है, कोई दिक्कत। अभी तक आपने जितना पढ़ा है वो 5% एरिया था, लिखने को मना किया, डोंट राइट प्लीज, घर पे लिखेंगे। नाउ इनका पेमेंट होगा, बोर्ड पे थोड़ा सा, और यहीं पर एक कंफ्यूजन आता है छोटा सा, यहीं पे एक छोटा सा कंफ्यूजन आता है। रिफ्रेश करिए माइंड को, अब छोटे छोटे से टॉपिक्स आएंगे, अब जो बात थी वो खत्म हो गई, अब नई इसी में नई बात ऐड ऑन कर रहा हूं। ये बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट में यहाँ पे डेटर लिखे हुए हैं, ये डेटर, डेटर मतलब मेरे कस्टमर जिनको मैंने उधार दिया था उनसे पैसा रिकवर करना है। मान लीजिए
ये डेटर है मेरे 1,00,000 के, इनमें से डूबने की उम्मीद है मेरी, प्रोविजन है 20,000 का, और बाहर आ रहा है रुपया 80,000। 80,000 क्लियर है। बैलेंस शीट में ऐसा दिखा रखा है क्वेश्चन में। जब मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊंगा तो मैं डेटर से कितना पैसा मांगूंगा। मेरा क्वेश्चन ढंग से सुनिएगा। जब मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊंगा, बिजनेस को क्लोज करूंगा, तो डेटर से कितने की कॉल करूंगा, 1,00,000 और 80,000। 1,00,000 और 80,000। द करेक्ट आंसर इज ₹1,00,000। 80,000 वाले को खुद सोचिए, मैं उनसे 1,00,000 रुपए मांगता हूं, मुझे 20 डूबने की उम्मीद है। 20 डूबने की उम्मीद है तो मैं 80 मांगूंगा उनसे। कितने रुपए मांगूंगा, मेरा क्वेश्चन है। कितने की कॉल करूं, कॉल तो पूरे 1,00,000 की होगी, फिर डूबेंगे जितने देख लेंगे। 20 डूबते हैं, 15 डूबते हैं, 25 डूबते हैं, वो मेरी किस्मत है, बात की बात है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? सभी लोग बोर्ड पे प्लीज। जब क्वेश्चन की बैलेंस शीट से ये डेटर्स रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे, 2 डेटर्स, तो पूरे जाएंगे 1,00,000। ये डेटर्स जब रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे, 2 रियलाइजेबल असेट्स है ना यहाँ पे, तो डेटर की फुल वैल्यू लिखनी है, डेटर की फुल वैल्यू लिखनी है। और प्रोविजन जो थे 20,000 के, वो लाइबिलिटीज में जाएंगे यहां नीचे अलग से। तो मैं लिखना चाहूंगा बाय प्रोविजंस, कौन से वाले भैया, आउटसाइड प्रोविजंस। इसमें प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट आ जाएगा, प्रोविजन फॉर मशीनरी आ जाएगा, और दुनिया भर के 2-3 प्रोविजन और होते हैं, उनकी लिस्ट अभी मैं लिखवा देता हूं। अभी नए नए नाम आएंगे थोड़े से आपके सामने। प्रोविजन इनसाइड वाले कौन से होते हैं, कई चीजें हम अपनी खुद के लिए प्रोविजन भी बनाते हैं, यानी प्रोविजन आउटसाइड मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि प्रोविजन एंड रिजर्व 2 वर्ड बेटा साथ साथ चलता है। तो रिजर्व में इनसाइड वाले ज्यादातर होते हैं, जनरल रिजर्व इनसाइड है। तो मैंने यहां पे लिखूंगा, एक काम करता हूं, इसको मैं इजी कर देता हूं, प्रोविजन एंड रिजर्व्स आउटसाइड वाले। अब सही है। अभी कौन से होते हैं आउटसाइड वाले, मैं क्लैरिफाई करूंगा। बोर्ड पे प्लीज, बोर्ड पे प्लीज। मैं यहां पर एक स्टार का साइन लगा रहा हूं, बताऊंगा ये क्या होता है। और यहां पे जब वैल्यू आएगी तो फुल, सॉरी, फुल बुक वैल्यू आएगी इनकी। कौन सी वैल्यू, बुक वैल्यू। जो बुक्स में लिखी हुई है पूरी वैल्यू आएगी, क्योंकि हमें अकाउंट क्लोज करना है। अगर मान लीजिए मेरे डेटर 1,00,000 के और मैंने 80,000 ही लिखे, तो फिर 20,000 के डेटर रह जाएंगे। मेरा टारगेट क्या है, बिजनेस की बुक्स को क्लोज करना। तो क्लोज करने के लिए पूरी की पूरी बुक वैल्यू जो बुक में लिखी हुई है एज इट इज रियलाइजेशन अकाउंट में लिखनी पड़ेगी। तो व्हाट आई एम सेइंग, जब यहां पे डेटर्स आएंगे तो पूरी वैल्यू आएगी, और प्रोविजन 20,000 के इस साइड लिखिएगा अलग से। कारण बताता हूं क्यों। जब मैं उन डेटर्स को बेचूंगा और यहां बाय बैंक लिखूंगा, तो मैं, अगर मैंने यहां 80 लिखा तो रिकवरी भी कितने की करूंगा, 80 की, और 1,00,000 लिखा तो रिकवरी भी कितने की करूंगा, ट्राई तो 1,00,000 के लिए कोशिश करूंगा। मुझे कितने की कोशिश करनी चाहिए मेरे डेटर्स के लिए, फुल वैल्यू की कोशिश करनी चाहिए। तो वैल्यू भी फुल ही लिखनी है। बाय बैंक, अब सारी की सारी असेट्स को सोल्ड आउट कर दिया जाएगा। इन सबको एक एक करके बेचूंगा, इन सारियों को एक एक करके। क्लियर है। ऐसे इन लाइबिलिटीज को टू बैंक करके एक एक करके पेमेंट किया जाएगा। बैंक या कैश कुछ भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत। जब आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे तो बैंक बैंक आमने सामने लिखना, चाहे यहां जगह खाली जा रही हो जाने देना, मेरे भी ये देखो जगह खाली। लर्न करने के लिए आपको इस जगह को खाली छोड़ना पड़ेगा। क्लियर है। कुछ, जब बिजनेस बिक रहा होता है तो कुछ असेट्स लायबिलिटीज को पार्टनर ले जाता है। कौन ले जाता है, पार्टनर। ये बिजनेस बिक रहा था, ये एसी पसंद आया किसको, पार्टनर ए को। मैं तो इस एसी को कबाड़ी को या बाहर किसी को बेचने जा रहा था, ए बोलता है ये एसी तो मैं ले जा रहा हूं। ले जा सकता है क्या, हाँ ले जा सकता है, तेरे कैपिटल में से तेरा बैलेंस कट जाएगा। तो बैंक तो अगर बेचेंगे तो बैंक, और पार्टनर को देंगे तो पार्टनर्स कैपिटल ब्रैकेट में असेट टेकन। ऊपर तो बेच रहे थे, असेट सोल्ड था, ये असेट टेकन है। जिस तरह से पार्टनर असेट ले जा रहा है, ऐसे ही पार्टनर, मैडम प्लीज लिखना बंद करेना, मेरे को इरिटेशन होता है, मेरे को ऐसा लगता है कम समझ में आ रहा है, छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है। जिस तरह से पार्टनर असेट एसी पसंद आया लेके गया, ऐसी पार्टनर लायबिलिटीज भी ले जा सकता है। मेरी एक लायबिलिटी थी, मैंने
मेरे सामने एक रेस्टोरेंट था, उससे कई बार खाना मंगवाया हुआ था, वो रेस्टोरेंट वाला हमसे 3,000 रुपए की डिमांड कर रहा है आज, लाइबिलिटी हमारी, ठीक है। पार्टनर बी बोलता है इस रेस्टोरेंट वाला मेरा है, मैं दे दूंगा इसको पैसे, मेरे पास से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस लाइबिलिटी को बिजनेस पे मत डालो, मैं देख लूंगा। यानी हमारे बिजनेस की एक लाइबिलिटी पार्टनर ने अपने ऊपर झेल ली है, वो अफोर्ड कर रहा है, ले सकता है, जैसे असेट लेके जा रहा था वैसे ही लाइबिलिटी भी ले जा सकता है, तो लाइबिलिटी लेके जाएगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल लाइबिलिटी टेकन, आमने सामने लिखिएगा तो आपके लिए इजी रहेगा, आमने सामने लिखिएगा आपके लिए इजी रहेगा। उम्मीद करता हूं यहां तक बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। सर यहां पे एक पॉज डालते हैं और हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जब ये सब काम चल रहा है, इसी मीनवाइल में कई बिजनेस जब अपने आप को बेच रहा है, अपने एसेट्स बेच रहा है, उसके कई खर्चे होते हैं। सोचो यहाँ पे कुछ खर्चे होंगे बिजनेस की जब एसेट्स बेच होंगे। एक जनरेटर था हमारा, जनरेटर डीजी सर जानते हो, जनरेटर जानते हो ना, है ना। जनरेटर बेच रहा था मैं, जब मैं जनरेटर बेचने लगा तो अभी को पसंद आया, वो जनरेटर सर मेरे को दे दीजिए। मैंने कहा कितने में, हमारे बीच में डील डन होगी, 2 लाख रुपए में ले जा, सेल वैल्यू 2 लाख रुपए में ले जा, ठीक है। बट अभी ने कहा कि सर इसको क्रेन से उठवाकर ट्रक में लोड करवा के आप भेजवाने का काम आपका है, मेरा खर्चा हो गया नहीं हो गया, एक होगा। जब ऐसे ही एक जनरेटर और था, उसको कोई लेने वाला नहीं था, मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दिया, 500 रुपए मेरे एडवर्टीजमेंट के लग गए, लग सकते हैं क्या, लग सकते हैं। यानी जब आप असेट्स बेच रहे हो, लाइबिलिटीज का पेमेंट कर रहे हो, उस टाइम पर आपके बिजनेस के कुछ खर्चे होंगे, उनके लिए टू बैंक एक्सपेंसेस, टू बैंक एक्सपेंसेस, ये दोनों आमने सामने आना कंपलसरी है आपके नोट्स में, बुक्स में नहीं, क्वेश्चन करते वक्त नहीं, नोट्स में याद रखने के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ पे भी ऊपर फुल बुक वैल्यू आएगी, बाकी सब में तो एग्रीड वैल्यू आती है, फुल बुक वैल्यू, बाकी सब में तो एग्रीड वैल्यू आएगी, क्वेश्चन देगा आपको, ठीक है, कि असेट्स कितने में बिकी, लायबिलिटीज कितने में टेकन ऑफ की, असेट पार्टनर कितने में ले गया और एक्सपेंसेस कितने हुए। यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब कुछ इधर उधर की बहुत सारी बातें, एक मिनट, वो न्यूज़पेपर में ऐड दिया, मेरा पैसा खर्च हो गया रुपए 2,000, हो सकता है क्या, ठीक है, ये तो इधर की बातें हो गई। मैं अगले पेज पे जाता हूं, ये जर्नल एंट्री मैंने अभी छोड़ दिया, मैं बना सकता था, बना लूंगा, बनाना चाहूं तो 1 मिनट में बना लूंगा, बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट से, बनवाऊं पहले बनवाऊं या हो गया, चलो बनवा देता हूँ, 1 ही मिनट लगेगी। इन दोनों पहले पहले की एंट्री में बना चुका था, प्रोविजन की बना लेंगे, प्रोविजन टू रियलाइजेशन, बैंक की भी बन जाएगी, है ना। पहले मेरे को ये प्रोविजन की लिस्ट लिखवाना है आपको, कौन कौन से प्रोविजन आते हैं, ये थोड़ा टेढ़ा है, 1 मिनट, इसको भी अभी के अभी खत्म कर। आउटसाइड प्रोविजंस एंड रिजर्व्स कौन कौन से हैं जो रियलाइजेशन अकाउंट में आएंगे, मैं लिस्ट लिखता हूं प्लीज। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, बैड डेट लिख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सिर्फ इंटरिम डिविडेंड अकाउंट भी था एक, रुक जाओ मेरे को लिस्ट देखनी पड़ेगी, यस, एक जैसे आइटम साथ लिखते था कि याद रहे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन असेट्स के लिए, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व ये क्या होता है सर, 6 करोड़ की मशीन है, जिस दिन बेचकर ये खरीदनी होगी उस दिन 6 करोड़ रुपए एक दिन में कहां से आएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 6 करोड़ मशीन के लिए मशीन निकले, धीरे 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 एक रिजर्व बना लेते हैं, उसमें फंड इकट्ठा करते रहते हैं, जिस दिन बिकेगी उस दिन पूरे 6 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, स्लोली स्लोली। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये थोड़ा सा परेशान कर रहा है, कारण आपके लिए वर्ड थोड़े से नए हैं।
ये ऐसे फंड्स हैं जिन पर हमारा राइट नहीं होता, ध्यान से सुनना मेरी बात को। कुछ प्रोविजंस एंड रिजर्व्स ऐसे होते हैं जिन्हें ओनर्स बांट सकते हैं, उन्हें हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बोलते हैं। पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड रेशियो में खूब बांटे, अभी फिर बांटेंगे। बट बाकी के प्रोविजन रिजर्व कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें ओनर अपने पास नहीं बांट सकता। एग्जांपल देख लूंगा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, याद है? सेम ये चारों भी ऐसे ही हैं जिन्हें हम बांट नहीं सकते, तो हमें इन्हें क्लोज करना पड़ता है, रियलाइजेशन अकाउंट में आते हैं। ठीक है, कहां आते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में हमने स्टार लगा रखा है इनके ऊपर, ऐसा लगाया क्या? जिन्हें याद नहीं उनके लिए। सर ऊपर की 3 चीजें परेशान कर रही है, बाकी नीचे की 5 चीजों में कोई इश्यू नहीं है, आ जाएंगे धीरे धीरे, इसीलिए कल नहीं पढ़ा रहा था मैं। आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। मेरी बैलेंस शीट में आने वाली, तीसरा पेज, मेरी बैलेंस शीट में आने वाली ये फिक्टिशियस असेट्स कहां जाएंगी? ये कैश कहां जाएगा? ये पार्टनर्स कैपिटल, करंट और लोन अकाउंट कहां जाएंगे? भाई ये तो बता दिया आपने, ये रियलाइजेशन में जाएंगे, ये रियलाइजेशन में जाएंगे, बाकी चीजें कहां जाएंगी? आइए स्लोली स्लोली इनका भी खात्मा करते हैं, एक एक नोट बनाते चले जाएंगे। तो एक नया पेज लेता हूं। फिक्टिशियस असेट्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है। फिक्टिशियस असेट में आपका एडवर्टाइजमेंट, डेफर्ड रेवेन्यू, पीएनएल का डेबिट बैलेंस, ब्ला 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 आएंगे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में जनरल रिजर्व आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा, जिन्हें आप बांटते थे। लाइन चेंज will transfer to partners capital account in ओल्ड रेशियो, जैसा पहले जाता था। इसमें नया रेशियो तो होता ही नहीं वैसे। ओल्ड रेशियो, लाइन चेंज, जहां लाइन मैं चेंज कर रहा हूं वहीं पे आप करेंगे, सेम एज चैप्टर 2, 3 एंड 4। याद दिलाना चाहूंगा, चैप्टर 2, 3, 4 में आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, पीएनएल यहां बांटा करते थे या नहीं? पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस बांटते थे, और यहां पर आप अपना एडवर्टाइजमेंट, डेफर्ड रेवेन्यू, पीएनएल का डेबिट बैलेंस बांटते थे या नहीं? यानी फिक्टिशियस असेट्स असेट साइड से यहां आती थी और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इधर चले जाते थे। सेम वही काम होगा, सेम वही काम होगा। जब आप नोट्स बनाएंगे तो ये डायग्राम भी बनाना है आपको, ठीक है? खुले खुले बनाइएगा, ये एक पॉइंट फिर खत्म हुआ, ठीक है? चलने दो। एक और पॉइंट छोटा सा, डेटर्स लेस प्रोविजन। डेटर्स रुपए 1,00,000, याद आ गया। प्रोविजन रुपीज 20,000, नेट डेटर्स रुपीज 80,000। डेटर will transfer to realization account at their, बताओ क्या लिखूंगा? फुल बुक वैल्यू रुपीज 1,00,000। क्या ये समझ में आ रही के बात? एंड प्रोविजन विल ट्रांसफर, डेबिट साइड है ना, प्रोविजन विल ट्रांसफर
टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिट साइड। ये बातें समझ में आ रही है क्या? मैं इजी लैंग्वेज में लिख रहा हूं। ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है, इसमें टू रियलाइजेबल असेट्स में डेटर आएंगे, फुल बैक बुक वैल्यू ₹1,00,000 और बाय प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट आएगा ₹20,000। ऐसा मत करना कि यहां 80,000 लिख लो, गलती हो जाएगी बच्चा। ये प्रेजेंटेशन भी दिखा दिया, आप तो पूरी किस बात क्लियर है? एक चीज के लिए एक पेज ले रहा हूं, प्लीज आप खुले खुले नोट्स बनाएंगे घर पे, क्लियर है? चलिए, पार्टनर्स लोन अकाउंट, partners loan will pay separately just before पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम एक अलग से पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाएंगे और उसमें पार्टनर के लोन का पार्टनर लोन हमारी लाइबिलिटी दिया हुआ है हमने पार्टनर को लोन। तो बीडी मान लीजिए पार्टनर का लोन हमारा चल रहा है 50,000 का, हम उसका टू बैंक करके पेमेंट कर देंगे 50,000, बट इसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर मत करना। अरे भैया ये आउटसाइडर है क्या? रियलाइजेशन में तो आउटसाइडर आता है, पार्टनर्स कैपिटल में भी नहीं डाल सकते क्योंकि कैपिटल और लोन में डिफरेंस होता है ना। तो ये पार्टनर्स लोन अकाउंट है, पार्टनर लोन हमारी लाइबिलिटी है, 50,000 की लाइबिलिटी थी और हमने टू बैंक पे कर दिया। अलग से अकाउंट बनेगा जस्ट बिफोर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स लोन की कहानी खत्म हुई। छोटी छोटी बातें ले रहा हूं, एक एक पॉइंट, है ना, फिर बाद में सारे रिकॉल कर लूंगा, सब मेरे वहां पे सेव हो रहे हैं भैया, है ना। और कोई बच रहा है? यस, नहीं ये तो नहीं बच रहा, हो गया इसका भी खत्म। दो मिनट प्लीज। यस, साइलेंट प्लीज। इफ क्वेश्चन silent about if question silent about रियलाइजेबल, नहीं एग्रीड वैल्यू बोलता हूं, एग्रीड रियलाइज वैल्यू, समझाता हूं। हमारी शॉप में एक फ्रिज रखा था, रेफ्रिजरेटर, खरीदा कितने का था मतलब नहीं है, कितने का भी खरीदा हो, नॉर्मली 40-50 हजार रुपए का फ्रिज आता है। हमारी बुक्स में डेप्रिशिएशन लगा के अभी उसकी वैल्यू शो हो रही थी, बुक वैल्यू 25,000 रुपीज, कितनी? 25,000, ठीक है। तो बोलो प्लीज, मेरी क्वेश्चन की बैलेंस शीट में एक रेफ्रिजरेटर शो हो रहा था, WDV बची कुछ रुपए 25,000, क्लियर है। और यहीं पर एक गुडविल भी शो हो रही थी, गुडविल मतलब गुडविल थोड़ा कंफ्यूज करेगी, यहीं पर एक पेटेंट भी शो हो रहा था ₹10,000। क्वेश्चन में था ऐसा। क्वेश्चन में जब मैं सॉल्यूशन करने लगा, बोर्ड पे प्लीज थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, जब मैं सॉल्यूशन करने लगा तो मैंने बनाया सॉल्यूशन में एक रियलाइजेशन अकाउंट। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले क्या करोगे? सारी असेट्स ट्रांसफर करते हैं इस साइड में, तो टू रेफ्रिजरेटर और टू मेरे पेटेंट। हमारे सर ने कहा था टेंजिबल असेट्स भी आती है और इंटेंजिबल भी आती है। किस पे आती है? फुल बुक वैल्यू
25,000 और 10,000. एग्री? नाउ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट दिस सेल वैल्यू. इन दोनों को बेचा, नहीं बेचा, कितने में बेचा, किसको बेचा, क्वेश्चन साइलेंट है. अगर क्वेश्चन कहता है कि रेफ्रिजरेटर हमने 25 वाला 20 में बेच दिया, तो मैं बाय बैंक 20. पेटेंट हमने 10,000 वाले 5,000 में बेच दिए, तो बाय बैंक 5,000. या पार्टनर ले गया 2,000 में, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल 2,000. यही बात लिखेंगे. लेकिन क्वेश्चन क्या है, साइलेंट है. तो रूल सुनिएगा. फॉर टेंजिबल असेट्स, फॉर टेंजिबल असेट्स, फॉर टेंजिबल असेट्स, विच वन? रेफ्रिजरेटर. द एग्रीड वैल्यू इज ट्रीटेड एज सेम एज बुक वैल्यू. यानी 25,000 बुक में थी, 25,000 में इसको बेच दिया होगा, ये मान लिया जाएगा. तो बाय ये हम अज्यूम कर रहे हैं, ये वाला एरिया हम अज्यूम कर रहे हैं हमारा, कि जो रेफ्रिजरेटर है उसको बेच रहे हैं. ये लीजिए रेफ्रिजरेटर बाय बैंक 25,000. बुक वैल्यू को ही एग्रीड वैल्यू मान लिया जाएगा कि इसी में बेचा है इसको. एग्री? क्लियर है क्या? अभी लिख दूंगा मैं आपको नोट्स में. बट फॉर द इंटेंजिबल असेट्स द एग्रीड वैल्यू इज ट्रीटेड एज 0. सर क्या क्या क्या? जो असेट दिख रही है उसकी बुक वैल्यू को ही सेल वैल्यू मान लो. जो असेट नहीं दिख रही है, जो असेट नहीं दिख रही, जो असेट नहीं दिख रही, जो असेट नहीं दिख रही, उसकी सेल वैल्यू 0 माननी होगी अगर क्वेश्चन साइलेंट है. तो बाय बैंक पेटेंट विल बी 0. लिखूं या नहीं लिखूं? 0 है तो लिखने का कोई मतलब बनता नहीं, बट फिर भी मैं अपने बच्चों की समझने के लिए बाय बैंक मेरा पेटेंट और इसकी वैल्यू क्या लेनी है बच्चा? 0 लेनी है. ये दोनों बातें मैं अज्यूम कर रहा हूं बिकॉज मेरा क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट एग्रीड रियलाइज्ड वैल्यू, कितने में बेचा. क्या मेरे बच्चे बुक वैल्यू और रियलाइजेबल वैल्यू में डिफरेंस समझ रहे हैं? बुक वैल्यू जो बुक में लिखी हुई है, बैलेंस शीट में लिखी हुई है. रियलाइजेबल वैल्यू यानी बेचते वक्त जितने में डील डन हुई, जितने में सौदा हुआ. ठीक है. तो सौदे की वैल्यू नहीं पता तो टेंजिबल में जो यहां वैल्यू वही मानू, इंटेंजिबल में जो उसको वैल्यू लेस मानो, 0 मानो. ठीक है. तो मैं इसके लिए नोट, ये मेरा एग्जांपल है, ये भी नोट करना है आपको, है ना. मैं इसके लिए नोट्स लिख देता हूं. फॉर tangible assets book value will be sale value या realizable value. और फॉर intangible assets 0 will be sale value. बना लेंगे नोट्स. ये एक पेज इस नोट्स के लिए. एक लास्ट पॉइंट और 2 पॉइंट बच रहे हैं, लेकिन एक ही लूंगा अभी आज की क्लास. रिवाइजेशन भी लेना, ये बहुत सारा पढ़ा दिया, है ना. कभी कभी जब डिसोल्यूशन होता है तो बहुत सारी अनरिकॉर्डेड असेट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज भी निकलेंगी. अनरिकॉर्डेड असेट मतलब बताओ ना. पेन. हाँ, जो बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं हो अनरिकॉर्डेड. को एक एग्जांपल दिया था मैंने, एक दिन एग्जांपल. फर्नीचर तो इतना बड़ा दिखेगा नहीं, सामने पड़ा है, अनरिकॉर्डेड है. मेरा बिजनेस बिक गया, बंद हो गया, डिसॉल्व हो गया, खत्म हो रहा है, मैं इसके असेट्स बेच रहा हूं. बाहर लोडिंग टेम्पो आ गया, पैकर्स मूवर्स वाले आ गए हैं. मैंने अपनी अलमीरा सरकाई और अलमीरा के नीचे मुझे पड़ी मिली एक गोल्ड की चेन. याद आया? दे दू पैकर्स मूवर्स वाले को? दे दू क्या? नहीं. अनरिकॉर्डेड असेट आ गई है. ठीक है ना. क्लियर है. ऐसे ही जब मैं अपना बिजनेस बेच रहा था, अचानक ग्रंथिक आया, अरे भाई साहब मेरे वो 4 लाख रुपए. कौन से? बोले दिखाऊंगे अभी. उसने भाई खाते ले आया अपने. तो याद आया, हाँ यार इससे माल खरीदा था, ये तो अपनी लाइबिलिटी में लिख ही नहीं रखा इसको, अब इसको भी देने पड़ेंगे. अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी. क्लियर है. नाउ
जो हम हाँ भूल गए थे या भूल गए या पता नहीं थी, एनी हाउ बुक्स में लिखा हुआ नहीं है, सिंपल सी बात है ना। नाउ अब ध्यान से सुनना, अब हुआ क्या, ये अनरिकॉर्डेड वाला कंसेप्ट जब आपने चैप्टर 2, 3 या 4 में पढ़ा था रीवैल्यूएशन अकाउंट में, तो उसमें आप इसको रिकॉर्ड करते थे, रिकॉर्ड करते थे भाई, अनरिकॉर्डेड असेट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ला करके पहले इसको अपने एग्जिस्टेंस में लेकर के आते थे अपने बिजनेस के अंदर में। यहाँ पे बिजनेस बंद कर रहे हो, एग्जिस्टेंस में लाओगे, अरे भैया बिजनेस की सारी अरे भैया आपने बिजनेस की सारी असेट्स कहां गया, ये आपने बिजनेस की सारी असेट्स खत्म करी है, सारी लायबिलिटीज खत्म करी है, वो अचानक एक नई असेट मिल गई, उसको रिकॉर्ड करना बेवकूफी कहलाएगी। फिर क्या करोगे, डायरेक्ट सेल, डायरेक्ट सेल और डायरेक्ट लायबिलिटीज का डायरेक्ट पेमेंट किया जाएगा बिना एग्जिस्टेंस में लाए। सर कहने का मतलब सुनना जरा, कहने का मतलब सुनना जरा, अनरिकॉर्डेड असेट हमारे बिजनेस में एक हमको मिल गई, तो जनरली हम क्या करते थे, अनरिकॉर्डेड असेट अकाउंट डेबिट, ये आ गई असेट टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन करते थे और एक असेट हमारे बिजनेस में पैदा हो जाती थी अपने आप। अब बिजनेस बंद कर रहे हैं तो ये एंट्री रिवैल्यूएशन या रियलाइजेशन से मारनी नहीं है, डायरेक्ट इसको क्या कर देना है, बेच देना है और पैसे हाथ में ले लेने हैं। ठीक है, तो असेट्स बेचने के लिए अभी तक आप जो कर रहे थे, अरे यस बाय बैंक असेट था, यहीं पे मैं लिख देता हूं बाय बैंक रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड ऑल असेट्स, यानी अनरिकॉर्डेड असेट को भी हाथों हाथ बेच दिया जाएगा बिना बुक्स में एग्जिस्टेंस में लाए। आपकी बात थोड़ी सी गैर वाजिब है, कोर्ट को क्या दिक्कत आ रही है, मैं अपने आप प्रॉफिट दिखा करके बेच रहा हूं तो मैं तो पेमेंट ही तो कर रहा हूं लोगों को, और अगर लास्ट में प्रॉफिट दिखा भी दिया तो पार्टनर्स को देना पड़ेगा, देने के लिए पैसा कहां से आएगा, वो अनरिकॉर्डेड असेट बिकेगी, होगी तभी तो बिकेगी, यानी आप फेक अनरिकॉर्डेड असेट पैदा कर ही नहीं सकते। हाँ कुछ लोग फ्रॉड करना चाहेंगे तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी लाएंगे पेमेंट करने के लिए, हाँ फर्जी पेमेंट दिखाएंगे, लेकिन उसके भी ट्रांजेक्शन तो दिखाने पड़ेंगे, प्रूफ तो देना पड़ेगा फिर भी, ठीक है, नहीं तो बेचने के लिए असेट कहां से लाओगे, तुमने कहा गोल्ड चेन बेची, भैया गोल्ड चेन बेची मान लिया, नहीं दिख रही मान लिया, गई मान लिया, पैसा तो है ना उसका, है बता, फेक करेगा तो खुद की जेब से देने पड़ेंगे, बिल्कुल सही बात है, वो फेक क्यों करेगा, है ना। तो अनरिकॉर्डेड असेट जब यहाँ बेच डायरेक्ट जैसे ये असेट्स बेची बेच दी जाएंगी, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो ग्रंथिक की एक लायबिलिटी पैदा हुई थी ₹4 लाख की, उसको भी मैं क्रिएट ना करके डायरेक्टली टू बैंक लायबिलिटीज का पेमेंट कर दूंगा। क्लियर है, इसमें एक लाइन एड ऑन करूंगा, अब है मेन लाइन। हाँ जी, पहले मैं पुरानी लाइन बोल रहा हूं, if we found any unrecorded asset or liability at the time of dissolution, we don't have to create that asset or liability in realization account, we will directly realize that asset or pay off that liability only। क्लियर है, अब इसमें जो मेन लाइन में एड ऑन कर रहा हूं वो सुनिएगा, कभी कभी हम क्या करते हैं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को अनरिकॉर्डेड असेट पकड़ा देते हैं डायरेक्टली, हे ग्रंथी 4 लाख रुपए मांगता है ना, गोल्ड चेन ले ले, ग्रंथी बोला 3 लाख की है, 1 लाख और ले लेना, तो 3 लाख रुपए का जो सेट ऑफ हुआ है, सेट ऑफ हुआ है, सेट ऑफ हुआ है, उसकी एंट्री कहीं नहीं होगी। 1 लाख रुपए के लिए टू बैंक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 1 लाख का पेमेंट कर देंगे डायरेक्टली। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, अब वापस रिपीट करता हूं, इफ वी फाउंड एनी अनरिकॉर्डेड असेट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, we don't have to record that asset or liability at any side of the realization account, we will directly realize that asset or pay off that liability। If we are giving directly that unrecorded asset to that unrecorded liability means set off कर रहे हैं, in that case set off के केस में हम जितना अमाउंट सेट ऑफ कर रहे हैं उसकी कहीं कोई एंट्री नहीं होगी, रिमेनिंग अमाउंट पेमेंट की डायरेक्ट एंट्री कर लेना। क्लियर है, लिख देता हूं इस बात को, समझे कल क्यों नहीं पढ़ा रहा था मैं इसको
सर ऐसा लग रहा है हमसे संभलेगा ही नहीं। अरे बच्चों का खेल है, बच्चे ही खेलेंगे, हर साल खेलते हैं। मैं क्यों गिरा रहा हूं इसको? अनरिकॉर्डेड assets directly realized by बैंक करके, है ना? Unrecorded liability, silent please, directly pay off बैलेंस रियलाइजेशन अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू बैंक, सही है ना? एनी सेट ऑफ बिटवीन, बिटवीन लिखने का स्टाइल पता है? B/W, है ना? बिटवीन अनरिकॉर्डेड असेट एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, नो एंट्री रिक्वायर्ड, कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? इसके बाद अब दो पॉइंट बचते हैं छोटे छोटे से। एक वर्कमैन कंपनसेशन फंड का वो क्लेम आता है जो इजी है बट थोड़ा लेंदी है, इसलिए मैं यहां नहीं ले रहा क्योंकि ऑलरेडी थोड़ी हैवी डोज हो रही है समथिंग। और लास्ट में रियलाइजेशन अकाउंट को पैकअप करा जाएगा और जो प्रॉफिट या लॉस होगा जैसे रिवैल्यूएशन में बांटते थे वैसे ही पार्टनर में बांट देना है। सर इसमें और अभी तो बहुत सारी चीजें होंगी नहीं, चैप्टर का 90% एरिया यही अकाउंट है, बाकी सारा 10% ही है। 90% यही है। मैंने जब आज टॉपिक्स लिखवाए थे तो स्टार लगाया था ना, यही है। चलिए वापस रिकॉल करते हैं सारा का सारा फ्रॉम द जीरो। बिजनेस बिक रहा है, बिजनेस बंद हो रहा है। जब बंद हो रहा है तो हम भी सबसे पहले अपने अकाउंट्स क्लोज करेंगे। सारी असेट्स के अकाउंट क्लोज होंगे, सारी लायबिलिटीज के अकाउंट क्लोज होंगे। जब असेट्स के अकाउंट क्लोज होंगे तो टू असेट्स और लायबिलिटीज के होंगे तो लायबिलिटीज। लेकिन असेट सेलेबल ही आएंगी, रियलाइजेबल ही आएंगी, जो बिक रही हैं वही आएंगी, और लायबिलिटीज भी जिनका बाहर वालों को पेमेंट होना है वही आएंगी। बस कौन सी आ सकती है वो बात करते हैं। चलिए मेरे साथ बोलेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग आएगी, लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट में कोई दिक्कत, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क में कोई दिक्कत, ठीक है वो ये आ जाएंगे। क्या नहीं आएगा? कैश बैंक नहीं आएगा, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं आएंगी, पार्टनर का लोन, पार्टनर की कैपिटल, पार्टनर का करंट अकाउंट नहीं आएगा। एग्री? इधर की बात करते हैं लायबिलिटीज में। लायबिलिटीज में हम बात करें, बाहर की लायबिलिटीज आएंगी, लोन आएगा, क्रेडिटर्स आएगा, आउटस्टैंडिंग आएगा। क्या नहीं आएगा? ओडी भी आ जाएगा। ओडी बाहर वाले को देना होता है, बैंक को देना ना, बैंक ओवरड्राफ्ट पेमेंट तो करना है। क्या नहीं आएगा वो बात करते हैं। बोले आउटसाइड प्रोविजन, सॉरी आउटसाइड प्रोविजन तो नीचे आ रहे हैं। क्या नहीं आएगा? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स नहीं आएंगे, यानी जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व नहीं आएंगे क्योंकि वो बाहर किसी को पेमेंट नहीं करना। पार्टनर कैपिटल, पार्टनर करंट, पार्टनर लोन नहीं आएगा। ठीक है, प्रोविजन एंड रिजर्व आउटसाइड वाले यहां आएंगे। इसके अंदर मैं वापस याद दिलाता हूं, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मशीनरी रिप्लेसमेंट अकाउंट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये चार याद रख लेंगे, है ना? जब ये असेट्स बेचेंगे तो बाय बैंक, पार्टनर ले जाएगा तो बाय पार्टनर्स कैपिटल। लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे तो टू बैंक, लायबिलिटीज में पार्टनर लेके जाएगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल, और एक्सपेंसेस का पेमेंट करेंगे तो टू बैंक एक्सपेंसेस अलग से। अनरिकॉर्डेड असेट का असेट बिकेगी तो बाय बैंक असेट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बिकेगी तो टू बैंक लायबिलिटी पेमेंट कर दिया जाएगा। क्लियर? थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। सेकंड पेज हम ऑलरेडी कर चुके हैं भैया। जर्नल एंट्रीज में लिख रहा था, लिखते लिखते रुक गया। मैं जर्नल एंट्री से और रायते फैल जाएंगे, इसलिए मैं होल्ड कर दिया, मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज। ये हमारी बैलेंस शीट का सीन, इसमें से क्या आता है क्या नहीं आता ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, मुझे ज्यादा डिस्कशन नहीं करना। आइए अब वापस इन पॉइंट्स पे ध्यान रखना है। अब असली चीज चालू हो रही है। प्रथम भैया ध्यान ज्यादा देंगे, है ना?
फिक्टिशियस असेट्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जैसे पार्टनर्स कैपिटल में पहले ट्रांसफर होते थे ओल्ड रेशियो में चैप्टर 2, 3, 4 के अंदर सेम वैसे के वैसे ही होंगे, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे। तो पार्टनर्स कैपिटल में 2 एडवर्टाइजमेंट, डेफर्ड रेवेन्यू और पीएनएल का डेबिट बैलेंस लॉसेस ट्रांसफर करते थे हम उधर से, और जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, पीएनएल क्रेडिट बैलेंस यहाँ ट्रांसफर करते थे। ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में वही ट्रांसफर हो रहा है जैसे हम चैप्टर 2, 3, 4 में करते थे। यहाँ बोला डेटर्स और प्रोविजन हो तो डेटर फुल वैल्यू पे आएंगे। डेटर विल ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड एट देयर फुल बुक वैल्यू रुपीज 1 लाख, ओरिजिनल वैल्यू जो ये कह रहे हैं ना, एंड प्रोविजन विल ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, लुक लाइक दिस, लाख इधर और 20,000 उधर, अलग अलग ट्रांसफर होंगे। जब क्वेश्चन आएगा तो भूलोगे नहीं आप इसको, है ना, याद है ना। पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट ना ही रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा ना ही पार्टनर्स कैपिटल में आएगा, दोनों के बीच में आएगा। ना तो रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा ना ही पार्टनर्स कैपिटल में आएगा, दोनों के बीच में आएगा। बोला ना जस्ट बिफोर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अलग से बनाना है कुछ इस तरह। पार्टनर लोन हमारी लायबिलिटी है, पेमेंट करना है, तो बाय बीडी उसका ओपनिंग बैलेंस आया और 2 बैंक से उसका पेमेंट कर दिया 50,000 रुपीज, कुछ इस तरह। चलिए भाई नेक्स्ट। इफ क्वेश्चन साइलेंट अबाउट एग्रीड रियलाइज वैल्यू, मतलब असेट्स कितने में बेची पता नहीं है, तो टेंजिबल असेट्स के लिए उनकी बुक वैल्यू को रियलाइज वैल्यू माना जाएगा, और इंटेंजिबल असेट्स की बुक वैल्यू जितनी भी उससे कोई मतलब नहीं है, सेल वैल्यू उनकी 0 मानी जाएगी। मैंने यहाँ पर लिखा मेरा रेफ्रिजरेटर 25 का, पेटेंट 10,000 के, दोनों को अकाउंट को क्लोज तो फुल बुक वैल्यू से करते हैं, लेकिन जब पेमेंट की बात आई तो बैंक से रेफ्रिजरेटर को बेचा पूरी बुक वैल्यू 25 सेम, और पेटेंट की वैल्यू ले ली 0। पेटेंट लिखने का नहीं था, मैं समझने के लिए लिखा, नहीं लिखता तो मेरे बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे। आइए साहब, अनरिकॉर्डेड असेट है तो डायरेक्टली रियलाइज करो बाय बैंक करके, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो डायरेक्टली पे ऑफ करो टू बैंक करके रियलाइजेशन अकाउंट में, जैसे लायबिलिटीज और असेट्स और करते हो। अगर डायरेक्ट कोई सेट ऑफ है, यानी आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को अनरिकॉर्डेड असेट उठा करके दे रहे हैं, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। तो रिमेनिंग का पे करेंगे, उसकी तो एंट्री होगी। मतलब पहले सेटअप कर लो, फिर जो बच जाए वो, अगर असेट बच रही है तो पेमेंट बेच दो, लायबिलिटी बच रही है तो पेमेंट कर दो, ठीक है ना। इसमें अब छोटा सा टॉपिक बच रहा है, एक वर्कमैन कंपनसेशन 2 ही मिनट का है, बट आज मैं नहीं लेना चाहता, उसको छोड़ दो। और उसके बाद फिर सीधे मैं क्वेश्चंस में मूव कर जाऊंगा। ठीक है, एक दो छोटे छोटे टॉपिक बच रहे हैं, मेन टॉपिक्स पूरे हो चुके हैं इसमें से। आज की क्लास घर पे जाके 2 बार रिवाइज करनी है, सब मस्ट है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।